हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण हम कैसे बनाते हैं और संतुलित कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के सबसे जो सामान्य प्रकार हैं उन्हीं के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम प्रकार जो पढ़ रहे हैं वो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अगर हम शब्दों पर ठीक से ध्यान दें तो हमें बिना विशेष रूप से याद किए ही चीजें समझ आ जाएंगी। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। तो शब्द है संयोजन। संयोजन मतलब जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना दें उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण लें, उदाहरण में आप देखिए चूना जो है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, चूना जल के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हमने अभिकारक तो लिए हैं दो, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक जल, और उत्पाद बना केवल एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो हमने यहाँ दो अभिकारक लिए हैं कार्बन और ऑक्सीजन, और हमारे पास एकल उत्पाद बना कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जो प्रकार है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब टूटना। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बना दे, दो या दो से अधिक उत्पाद बना दे, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप उदाहरण में देखिए फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट। ये आयरन सल्फेट टूटकर आयरन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना देता है। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ एक अभिकारक लिया है, एकल अभिकारक है, और टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार की हो सकती है। वियोजन अभिक्रिया के प्रकार को हम इस तरह से देखते हैं कि वियोजन क्यों हुआ। यदि वियोजन किसी अभिक्रिया में वियोजन ऊष्मा के द्वारा हुआ, हमने उसको ऊर्जा दी, ऊष्मा दी और वो टूट गया, तो यदि ऊष्मा के द्वारा वियोजन हुआ तो उस को हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। जैसे कि चूना प्रस्तर यानी कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊष्मीय वियोजन। दूसरे प्रकार का जो वियोजन अभिक्रिया है वो होती है विद्युत वियोजन। विद्युत धारा द्वारा किया गया वियोजन। यदि हम किसी पदार्थ में से किसी यौगिक में जब विद्युत धारा गुजारते हैं और वो टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना देता है, तो ऐसी हम अभिक्रिया को कहेंगे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि जल में हम देखते हैं, जब हम जल में से विद्युत धारा गुजारते हैं तो जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। इसी प्रकार से प्रकाशिक वियोजन। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो केवल सूर्य के प्रकाश में ही अपघटित होती हैं। ऐसी वियोजन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो वह सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, श्वेत श्याम फोटोग्राफी, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो पहले होती थी उसमें किया जाता था। तो ये थे वियोजन अभिक्रिया के प्रकार। इसके बाद तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है वह है विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। यहां भी हम शब्द पर ध्यान देंगे विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है स्थान बदलना। ठीक है, तो एक पदार्थ जब एक तत्व जब दूसरे तत्व को उसके यौगिक से निकाल कर विस्थापित कर देता है तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि हम उदाहरण देखते हैं, कॉपर सल्फेट में जिंक यदि डाला जाए तो जिंक क्योंकि ज्यादा क्रियाशील है वो कॉपर को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसे ये एक विस्थापन अभिक्रिया थी। अब अगर दो पदार्थ में दो यौगिकों में एक दूसरे को विस्थापित करें पदार्थ तत्व, तो इसे हम कहते हैं
द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया चौथे प्रकार की अभिक्रिया है। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होगा, दोनों में विस्थापन दिखाई देगा। यहां आप देखिए कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को जब आपस में मिलाया जाता है तो बेरियम सोडियम के स्थान पर और सोडियम बेरियम के स्थान पर चला गया है। तो इस तरह एक दूसरे का स्थान बदल लिया है, इसे आयनों का आदान प्रदान हो गया है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब पांचवें प्रकार की जो अभिक्रिया है वो है उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उपचयन। अब आप इसे याद करने के लिए याद रख सकते हैं कि उपाधि किसी को दी गई, जब हम किसी को कुछ देते हैं ना तो हम कहते हैं उपाधि दी है। तो इस तरह उप शब्द से उपाधि, उप से उपचयन, किसी को कुछ देना। तो हम यहाँ क्या दे रहे हैं, यदि किसी पदार्थ को ऑक्सीजन दी गई है तो वह अभिक्रिया कौन सी होगी, उपचयन अभिक्रिया। आप उदाहरण में देखिए, कॉपर जो है वो जब ऑक्सीजन उसमें जुड़ जाती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। ये कॉपर ऑक्साइड में किसका अपचयन हुआ है, किसका उपचयन हुआ है, कॉपर का उपचयन हुआ है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो अगला हम लेते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब इसे आप याद करने के लिए अपमान की दृष्टि से देख सकते हैं। जब किसी से ऑक्सीजन ले ली जाए तो उसे कहते हैं अपचयन। अपचयन लेना, किसी से छीन लेना, है ना। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलेगी तो उसे हम कहेंगे अपचयन, या उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए तो भी हम उसे अपचयन कहेंगे। तो आप यहां देखिए कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस के साथ जुड़ता है तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल जाती है। तो हम यहां ये देखते हैं कि कॉपर का अपचयन हुआ है, तो ये एक अपचयन अभिक्रिया है। लेकिन यदि किसी अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ हों तो इसे हम उपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, यह अगला अपना विषय है। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा दूसरा अभिकारक उपचयित होता है तो इन अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब हम उदाहरण ले लेते हैं। अब देखिए, कॉपर ऑक्साइड जो एग्जांपल हमने ऊपर लिया था वही वाला उदाहरण हम नीचे लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस गुजारी जाती है और गर्म किया जाता है तो हम क्या देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल जाती है, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो कॉपर का तो यहाँ अपचयन हुआ क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकली है, और हाइड्रोजन का यहाँ उपचयन हुआ क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण भी हम नीचे ले सकते हैं। आप जिंक ऑक्साइड में जब कार्बन डालते हैं तो जिंक अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। तो यहां देखिए, जिंक से तो ऑक्सीजन ले ली गई है लेकिन इस अभिक्रिया के दौरान कार्बन को ऑक्सीजन मिल गई है। तो जिंक का तो हुआ अपचयन और ऑक्सीजन का हुआ उपचयन। तो इस प्रकार से अगला एक और एग्जांपल हमने दिया, मैग्नीज ऑक्साइड में जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो अभिक्रिया होती है और मैग्नीज क्लोराइड बन जाता है और जल बनता है। तो मैग्नीज से ऑक्सीजन ले ली गई है तो इसलिए मैग्नीज का अपचयन हुआ, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गई इसलिए हाइड्रोजन का उपचयन हुआ। तो इसके साथ ही ये था हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी तो ऐसी अभिक्रिया जिनके होने के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे कि हम कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो इसके दौरान ऑक्सीजन ऊर्जा निकलती है। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है तो साथ में ऊर्जा भी निकलती है। आपने देखा वो कोयले का जलाना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी तरह मेथेन गैस को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और साथ में ऊर्जा निकलती है। ठीक है,
अब इसी तरह ग्लूकोज, जो हमारे शरीर में भोजन हम खाते हैं उससे ग्लूकोज मिलता है, और ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जब जलाते हैं शरीर के अंदर, जब उसका दहन होता है या ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है और ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा का उपयोग हम शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए करते हैं, जो एटीपी के रूप में संचित हो जाता है। साग सब्जियों का जब विघटन होता है, जब हमारी सब्जियां जो हैं, जो फल सब्जियां या बचे हुए जो भी जैविक अपशिष्ट होते हैं, जब उनका विघटन होता है, कंपोस्ट खाद बनती है, तो उसमें ये भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आपने कभी बनते हुए खाद को छूकर देखिए तो आप उसमें गर्माहट का महसूस कर सकते हैं, तो ये भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। लेकिन कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो जब होती हैं तो ऊष्मा अवशोषित होती है। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम चूने प्रस्तर कैल्शियम कार्बोनेट से चूना बनाना चाहते हैं तो हम उसे गर्म करना पड़ेगा। जब हम उसे गर्म करेंगे तो वो ऊष्मा को ले लेगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। तो इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा हमें देनी पड़ी। तो ऐसी अभिक्रिया जिनके होने के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब एक अलग तरह की अभिक्रियाएं हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ये अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके होने के दौरान अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ जब मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड तो जल में विलय होता है, जल में घुल जाता है, लेकिन जो बेरियम सल्फेट बनता है ये सफेद रंग के एक पदार्थ का निर्माण करता है जो जल में घुलता नहीं, अविलय होता है, तो हमें जल में अवक्षेप दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके होने के दौरान अवक्षेप बनते हैं उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये था हमारे अभिक्रियाओं के विभिन्न प्रकार जो हमने इस पाठ में पढ़े। इसके साथ ही दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के कुछ प्रभाव हम पढ़ रहे हैं, जिनमें ऑक्सीजन कुछ के साथ जुड़ जाती है तो कैसा प्रभाव दिखाती है, ऐसा हम पढ़ रहे हैं। संक्षारण, संक्षारण भी एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। तो संक्षारण क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे कि चांदी के ऊपर आपने काली परत बनी देखी होगी, खुले में रख देने पर चांदी काली पड़ जाती है। ऐसे ही तांबे के बर्तन को यदि हम खुले में कुछ दिनों के लिए छोड़ दें तब देखते हैं उस पर एक हरे रंग की परत बन जाती है। ये चांदी या तांबे का संक्षारण है। लोहे का संक्षारण, जो कि हम आमतौर पर देखते हैं कि लोहे का संक्षारण जो है ना, लोहे को जंग लगना, ये लोहे का संक्षारण है। लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ अभिक्रिया करके जंग का निर्माण करता है। ये बहुत गंभीर समस्या है, इसीलिए हमें लोहे की वस्तुओं को बार बार पेंट करना पड़ता है, उन्हें ग्रीस लगाना पड़ता है, तेल लगाकर रखना पड़ता है, चिकना करना पड़ता है ताकि वो वायु और जल के संपर्क से बची रहें। और बहुत भारी मात्रा में पैसा लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए खर्च होता है। इसी कारण हमें लोहे के उपकरण कुछ सालों बाद बदलने भी पड़ते हैं क्योंकि वो संक्षारित हो जाते हैं। तो संक्षारण क्या है? किसी भी धातु का अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता या वायु आदि के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ये धातुएं संक्षारित होती हैं। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। एक और उपचयन का उदाहरण हम अपने आसपास देखते हैं, विकृत गंधता। वसायुक्त तेलीय खाद्य पदार्थ जैसे कि पकौड़े, समोसे या आप जो वसायुक्त जो चीजें बनाते हैं, जो भी तेलीय जो चीजें बनाते हैं खाने पीने की, हम वो लंबे समय तक रखा अगर जाए तब उपचयित होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, इनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसे हम कहते हैं विकृत गंधता। ये होता क्यों है? प्राय जब हम तेलीय पदार्थों को खुली वायु में रख देते हैं तो तेल या वसा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उपचयित हो जाते हैं। अब इस स्थिति में, इस उपचयन की स्थिति में उनका स्वाद बदल जाता है, वो बहुत स्वादिष्ट या बहुत अच्छी गंध वाले नहीं रह जाते। इसे रोकने के लिए हम अलग अलग प्रकार के उपाय करते हैं। प्राय तेलीय या वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ
प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो ऑक्सीजन को अवशोषित कर लें और वसा के युक्त खाद्य पदार्थों तक ऑक्सीजन को न पहुंचने दें। या हम वायुरोधी बर्तनों में बिल्कुल जो ऐसे बर्तन जिनके अंदर वायु पहुंचती ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए, ऐसे में बंद कर देते हैं ताकि उपचयन की गति धीमी हो जाए। और आपने चिप्स के पैकेट्स खरीदे होंगे तो उनमें एक तरह की एक गैस भरी रहती है, तो ये भी विकृत गंधता से बचाने के लिए किया जाता है। चिप्स बनाने वाली चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और ऑक्सीजन जैसी कम क्रियाशील गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो, और इससे आपके चिप्स बिल्कुल ताजे जिस स्वाद के बने थे वैसे ही स्वाद के आपको खोलने पर, खाने पर पता चलता है और वे विकृत गंधी नहीं होते। तो आपके लिए ये सब लेसन का पूरा हमने विस्तार से चर्चा की, और आगे इसी को लेकर हम अगली विषय को लेकर जल्दी ही आएंगे। तो इसके लिए आप तब तक अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन दबा लें ताकि जैसे ही आपके पास अगला वीडियो आए आपको पता चले।